हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और जैसा कि आप सभी का कॉरपोरेट का जो है क्वेश्चन पेपर बहुत ही टफ आया था। और मैंने भी चेक किया और बिल्कुल सही कि क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आया था। और कुछ क्वेश्चन जो थे जैसे कैश फ्लो का क्वेश्चन जो है उसमें एक पॉइंट जो है गलत आया। तो बच्चों का कहना है कि क्या अगर हमने उसे अटैम्प्ट किया है तो क्या नंबर मिलेगा, और नहीं अटैम्प्ट किया है तो क्या नंबर मिलेगा। तो देखो, जिसने अटैम्प्ट किया है तो उसे भी एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको तो नंबर मिलेगा, क्योंकि ओबियसली क्वेश्चन गलत है। कुछ तो इस तरीके से भी अब हो सकता है कि भाई अब वही वाली बात हो गई कि क्वेश्चन गलत है, आपने अटैम्प्ट किया है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जिन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया उसका क्या। अगर उन्होंने अटैम्प्ट का मतलब एक तरह से कह सकते हैं, अगर उन्होंने क्वेश्चन नंबर भी डाला है, थोड़ा सा भी सॉल्व किया है, तो उनको भी जो है मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मिसप्रिंट था, जिसकी वजह से आपको, अगर आपने वो अटैम्प्ट किया है तो ऑब्वियसली आपको नंबर मिल जाएंगे। और जिन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया है तो देख सकते हैं कि क्या उनको भी वो मार्क्स दे या ना दें। वैसे रूल तो है कि नहीं देना चाहिए, बट अब सिचुएशन ऐसी थी तो क्या कर सकते हैं, तो मे बी मार्क्स आपको दे दे। मैं तो ये एजम्पशन पे हूँ, लेकिन हाँ क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आया था। और दूसरा सबसे ज़्यादा जो है बच्चों का ये था कि वो कह रहे थे कि रेगुलर के क्वेश्चन पेपर से थोड़ा सा मिलता जुलता है। थोड़ा सा क्या कह रहे हैं कि पूरा का पूरा मिलता जुलता है। खैर, अब दिक्कत ये आ जाती है कि अगर ऐसा ही कॉस्ट के साथ हो तो क्या हो। क्योंकि आप ही देखो कि रेगुलर का अगर क्वेश्चन पेपर के मुकाबले अगर कॉर्पोरेट आता है तो बच्चों का यही दिक्कत है कि क्या पता कॉस्ट का भी उसके बराबर है। बट आपने ई कॉमर्स का भी दिया था, तो व्हाट अबाउट ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का भी आप रेगुलर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो और अपना मैच कर लो, क्या सेम है। नहीं। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि सिमिलर आएगा, लेकिन हाँ मे बी गैस कर सकते हैं तो कर सकते हैं। सारे गैस कर रहे हैं, सारे यूट्यूब चैनल पे यही जोर चल रहा है कि भाई क्वेश्चन पेपर यही वाला सॉल्व कर दे, क्या पता सिमिलर आए। तो भाई मैं भी उस चीज़ में, जब लोग पढ़े पीछे तो हम क्यों ना आगे रहें, भी हम भी आगे रहते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है मैंने, मेरा काम जो होगा आपका ये जो रेगुलर का क्वेश्चन पेपर आया हुआ है इसी में से आपको सॉल्व करवाना। और आपका काम है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। और कैसे इसका आंसर ढूंढना है ये भी आपने प्रॉपर देखना। अब जैसे वही वाली बात है, बुक में मेरे को मिल नहीं रहा, क्या करें। तो भाई बुक में नहीं मिल रहा है तो क्या करना चाहिए। तो भाई आपको खोलना चाहिए क्रोम। पहला क्वेश्चन क्या बनता है देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज कॉस्ट अकाउंटिंग डिफर फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिख लो, और लिखने के बाद डायरेक्ट आप फ़ोन है, फ़ोन पे आप जाइए, गूगल पे आप सर्च कर लीजिए कि डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। और ये सर्च किया, और आपको पहला ही अगर आप क्लिक करना चाहते हो तो पहले पे ही क्लिक कर लो। और ये है आपका डिफरेंस। आप इसमें थोड़ा थोड़ा जो है इसका लिख सकते हो। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो 5 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लेना। तो पहले में तो आप मीनिंग ही लिख लोगे, ये मीनिंग, इसकी मीनिंग हो गई। फिर उसके बाद इधर की साइड मीनिंग होगी। उसके बाद इंफॉर्मेशन वाला हो गया, विच टाइप ऑफ कॉस्ट इज़ यूज फॉर रिकॉर्डिंग बोथ हिस्टोरिकल एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। यानी कॉस्ट में हम सारा हिस्टोरिकल कॉस्ट और उसके बिहाफ पे हम रिकॉर्ड करते हैं, इसमें ओनली हिस्टोरिकल कॉस्ट करते हैं। ये यूज़र्स के बारे में बता रखा है कि इसको कौन यूज़ कर सकता है। 5 नंबर का है, इतने सारे पॉइंट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको अपनी कॉपी में आंसर लिख लेना है, ठीक है। तो ये तो आपका था पहला क्वेश्चन जो कि अभी आपने किया है। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चंस पे। देखो पहला, अब हाँ एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कि क्या क्वेश्चन कॉस्ट शीट में क्या हम सिर्फ थ्योरिकल पार्ट, ये मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में जो मैंने कंसलेशन का क्वेश्चन, मतलब इससे पहले की एक वीडियो बनाई है उसमें बता रखा है
कि भाई अगर आप न्यूमेरिकल के भरोसे हो तो फिर वो गलत चीज़ है, क्योंकि इसमें थ्योरिकल के साथ साथ न्यूमेरिकल दोनों ही बराबर वेटेज के हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप ना ही थ्योरिकल पार्ट छोड़ सकते हो, ना ही आप न्यूमेरिकल पार्ट छोड़ सकते हो। तो इसी के लिए अब जैसा कि पहला क्वेश्चन का ए पार्ट मैंने आपको बताया कि क्या इसका आंसर है। अब इसका बी पार्ट देखिए, इसका बी है वाई आर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट रिकन्सिल्ड, एक्सप्लेन द रीज़न फॉर डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट और लॉस। तो आपने इसमें क्या करना है, पहले तो ये पूछ रहा है कि कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट में रिकन्सिल क्यों किया जाता है, क्यों। ओबियसली दोनों के जो है प्रॉफिट डिफरेंस आते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियल एक्चुअल डेटा पे बात करता है और कॉस्ट जो है वो एक्सपेक्टेड डेटा पे बात करता है। आपको भी क्या कर लेना है, ये गूगल पे सर्च मार लो, आपको मिल जाएगा। और इससे पहले की जो मैंने रिकन्सिलेशन के एक पूरा चैप्टर पे वीडियो बनाया हुआ है, उसमें जो भी मैंने फॉर्मेट लिखवाए हैं, फॉर्मेट आप देख लेना। उसका जो फॉर्मेट है वही इसका रीज़न बताएगा। उसमें 9 पॉइंट है, 9 के 9 पॉइंट आपने इसमें लिखने हैं, 10 मार्क्स का आपका फिनिश। ठीक है, कि क्यों ऐसा होता है वो रीज़न ऑलरेडी इस फॉर्मेट में है। क्योंकि अब अगर मैं कहूँ ओवरहेड ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, तो अगर आपका कॉस्ट अकाउंट में ओवर चार्ज है लेकिन फाइनेंशियल में नहीं है, तो इससे आपका डिफरेंस आ सकता है फाइनेंशियल और कॉस्ट में। इस तरीके के फॉर्मेट के हिसाब से आप जो है डिफरेंस लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन ये हो चुका है। उसके बाद अब इसके और में देखिए कि मीन पूछ लिया कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्या मीनिंग होती है और इसको हम क्यों करते हैं। तो प्लीज़ आप ये भी क्वेश्चन आप सर्च कर सकते हैं, पहले चैप्टर से ही है, आप पहले चैप्टर में मार्क कर सकते हैं ये। और ये आपका जो रिकन्सिलेशन चैप्टर्स है वहाँ पर आप देख सकते हैं। अब जैसा कि मैंने क्या कहा, और के चॉइस में आया रखा है ये, और इसका बी पार्ट जो है न्यूमेरिकल है। अब अगर जिनके पास 10 ईयर है, जिनके पास अगर 10 ईयर है, तो उनका अगर 2021 का अगर वो असाइनमेंट उठा के देखें और उसका लास्ट क्वेश्चन जो है सेम डिट्टो है, असाइनमेंट 2021 का जो आपका दे रखा है वो सेम डिट्टो है, एक भी पॉइंट जो है इधर उधर नहीं है। तो इस हिसाब से आप जो है वो देख सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसमें पहले आपको बनाना है जी, इसमें कह रहा है प्रिपेयर रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, यानी एक तो ये भी बनाना है, फिर कॉस्ट शीट बनानी है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। अब मैं आपको इसका कॉस्ट शीट का फॉर्मेट दिखा देता हूँ ताकि आपको ये ध्यान है कि आपको कॉस्ट शीट कैसे बनानी है। तो मैं यहाँ कॉस्ट शीट चेक कर लेता हूँ। तो ये आपका कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है जो आपके इसमें पूछा गया है, लेकिन मैंने आपको कहा कि 2021 के असाइनमेंट में पूछा गया था, इसीलिए जो है आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आपको दिख जाएगा, आंसर बिल्कुल सेम है। तो देखिए, जब भी मैंने रिकन्सिलेशन का ऑलरेडी एक चैप्टर पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप इसकी प्रीवियस या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना कि आप रिकन्सिलेशन तो कर लेंगे, लेकिन आपको रिकन्सिलेशन करने के लिए आपको प्रॉफिट की ज़रूरत होगी, किसकी, कॉस्ट की। तो कॉस्ट का प्रॉफिट तभी निकल सकता है जब आप कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो ये नॉर्मल कॉस्ट शीट है जो सिर्फ रिकन्सिलेशन के लिए यूज़ होगा। और रिकन्सिलेशन के लिए जो आपको कॉस्ट शीट बनाना है उसका फॉर्मेट ये है। सबसे पहले आपने कंसीडर करना है इसमें मटेरियल, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा मटेरियल, फिर उसमें प्लस कर देना वेजेस। अगर वेजेस ना दिया हो तो उसका दूसरा नाम लेबर दिया होगा, उसे आपने उसमें प्लस कर देना। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस रेयर केस में होता है, अदरवाइज नहीं होता, आप इन्हीं दोनों को ऐड करके जो आप निकालोगे उससे बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। ठीक है, ओके। तो जैसे आपका प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, अब सारे ओवरहेड्स की बात हो रही है, तो ऐड कर देंगे इसमें फैक्ट्री ओवरहेड। तो जब हम इसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे तो ये हमारा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। अच्छा, मैं ग्रॉस वर्ड यूज़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस दिया है क्लोजिंग वाला, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट लिखूंगा। अगर वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग नहीं दिया है तो डायरेक्ट मैं फैक्ट्री कॉस्ट का नाम लिख सकता हूँ, क्योंकि जब ये है ही नहीं तो फिर मेरे को ग्रॉस लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं फैक्ट्री कॉस्ट लिख दूंगा। ठीक है, चलिए उसके बाद
आप देखिए अगला इसमें ऐड करना है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो जैसे ये भी क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया होगा, और अगर आप देखो कि इसमें वो सारी चीज़ें दी हुई है, इस वाले क्वेश्चन में सारी चीज़ें दी हुई है। देखिए ये रहा मटेरियल, ये रहा वेजेस, ये रहा फैक्ट्री ओवरहेड, ये रहा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यहाँ देखो क्लोजिंग स्टॉक दोनों है। मैंने वो फॉर्मेट इसलिए बनाया था क्योंकि यहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा। बस आपने फॉर्मेट में वो वैल्यू पुट कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये दो इसलिए दिए थे, इसलिए मैंने वहाँ पर उस फॉर्मेट में मेंशन किया है। गुडविल रिटर्न ऑफ कॉस्ट शीट में नहीं आता, ये सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में आता है, और इनकम टैक्स नहीं आता। ठीक है, और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन नीचे दी हुई है ये सारी कॉस्ट शीट से रिलेटेड है। कह रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड आर टू बी रिकवर 100% ऑफ लेबर, यानी लेबर का पूरा वैल्यू ले लेना है। किसके लिए? फैक्ट्री ओवरहेड के लिए। ये फैक्ट्री ओवरहेड अलग है, ये फैक्ट्री ओवरहेड जो है ये फाइनेंशियल के लिए है, क्योंकि ये पूरी जो फिगर दी हुई है ये फाइनेंशियल के लिए है। ठीक है, जो कॉस्ट शीट के लिए आपने जो है फैक्ट्री ओवरहेड लेना वो लेबर का 100% बोला है। यानी जब हम यहाँ पर फॉर्मेट में अगर आप देखो कि फॉर्मेट में यहाँ मेंशन है फैक्ट्री ओवरहेड, तो जो लेबर की वैल्यू है वही पूरा का पूरा यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ओके। वर्क इन प्रोग्रेस लिख देंगे, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, फिर इसमें ऐड कर देंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, फिर उसके बाद ये जो आपका निकल के आएगा इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कर देंगे। अब ये कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अब ये वाला नहीं ले लेना है। मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है 2,20,000, ये वैल्यू नहीं लेनी, ये तो फाइनेंशियल के लिए है। ठीक है, ये फाइनेंशियल के लिए दिया हुआ है। आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और वो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी ये वैल्यू आपने ऊपर रख लेनी है, डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस इनटू में क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इनटू में क्लोजिंग स्टॉक और ब्रैकेट में यूनिट, यानी कह सकते हैं कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रखेंगे ऊपर, यूनिट प्रोड्यूस रखेंगे नीचे, इनटू में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, वो भी यूनिट वाला। जैसे यहाँ पे 1200 यूनिट था ना, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, ये वैल्यू नहीं लेनी, हमें सिर्फ यूनिट लेना है, ये वाला यूनिट। तो जब हम उसमें कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही ये आपका आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, तो माइनस करके आपका COGS आ जाएगा, और फिर हम इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को प्लस कर देंगे, तो हमारा जो है कॉस्ट आ जाएगा। और कॉस्ट आ गया है तो बस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, कॉस्ट में से सेल क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, अगर आप देखो तो सेल दिया ही है, सबसे टॉप पे सेल दिया था 65 लाख, तो 65 लाख सेल दिया है, आप उसमें से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, तो आप इससे कॉस्ट शीट बना सकते हैं, और जैसे ही आप कॉस्ट शीट बना लोगे आप फाइनल अकाउंट भी बना सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए क्या करना है, आपको ये जो सेल दिख रहा है, सेल और ये क्लोजिंग वैल्यू, ये 2,20,000 और 1,40, ये क्रेडिट साइड लिख देना है। अब आपको ये पता होना चाहिए क्रेडिट किधर होता है। ठीक है ना, तो क्रेडिट साइड सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ये दोनों आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस का भी आएगा, ये दोनों क्रेडिट साइड, और बाकी जितने भी है मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, गुडविल रिटर्न ऑफ और इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ें जो है डेबिट साइड आ जाएंगी, यानी डेबिट साइड में। और जब आप इसमें से इसे माइनस करोगे तो आपका 6,30,000 का प्रॉफिट आएगा। चेक कर लेना, 6,30,000 का जो है आपका प्रॉफिट आएगा ही आएगा। तो 6,30,000 का प्रॉफिट आ गया, इसका मतलब आपने फाइनल अकाउंट सही बनाया, और कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ सेल और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड जाएंगे, ये दोनों, ये वाला भी क्लोजिंग स्टॉक और ये वाला भी, ये दोनों क्रेडिट साइड जाएंगे, बाकी जितने भी खर्चे हैं सारे डेबिट साइड जाएंगे। ठीक है, और ये जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन कॉस्ट शीट के लिए है, इसका स्टेटमेंट ऑफ P&L से कोई लेना देना नहीं है, ये कॉस्ट शीट बनाने के काम आएंगी। तो
आप इसे कर सकते हैं, और अगर फिर भी डाउट होगा मैं एक और वीडियो में आपको जो है इसका आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे शॉर्ट वीडियो बनानी है, इतना ज़्यादा आप किसे हुआ मत बनाइए, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 ही था जिसे मैंने अभी आपको बताया। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, ये मटेरियल के चैप्टर से आया हुआ है, ठीक है। पहला पूछ बोल रहा है कि एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल वेस्टेज ऑफ द कॉस्ट अकाउंट। आपने क्या कर लेना है, ये जितनी भी कहानी है गूगल पे सर्च मारिए, गूगल बाबा आपकी हेल्प के लिए तैयार है और आपको वहाँ से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और ये तो आपका हो जाएगा। अब ये न्यूमेरिकल वाली बात करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है बी पॉइंट, ये मटेरियल के चैप्टर से है। आपको अगर क्वेश्चन करना हो, क्वेश्चन नंबर 11 जिसके पास बुक है कॉस्ट की, आप उसमें देख सकते हैं। बस नंबर बदले हुए हैं, बाकी काम यही है। पहले रीऑर्डर लेवल निकालना है एक्स का। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू में मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। खैर इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। इसके चॉइस में आया है व्हाट इज़ आइडल टाइम। देख रहे हो आप, अगर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो तो एक क्वेश्चन थ्योरिकल के साथ एक न्यूमेरिकल, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन थ्योरी दूसरा न्यूमेरिकल, एक क्वेश्चन थ्योरी दूसरा न्यूमेरिकल, इस तरीके से इन्होंने जो है क्वेश्चन बना रखे हैं। अब इसके चॉइस में जो ये बी वाला पॉइंट आया है, ये जो बी वाला पॉइंट आपको बता रहा है, ये है आपका लेबर टर्नओवर का, ठीक है। ये आपका लेबर टर्नओवर का जो है क्वेश्चन आया हुआ है। अब लेबर टर्नओवर में जितने फॉर्मूले होते हैं मैं वो आपसे शेयर कर दूंगा, उसके बाद अभी अभी मैं ही शेयर कर दूंगा। ये मैं आता हूँ अपने उस चीज़ पे जो मैंने बिजली से कर रखा है, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ये जो है इसमें मैंने ये ये जो है कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। ये किसके चॉइस में है आपका, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो इसका मतलब ये इसमें से आया हुआ है जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। मैंने क्या कहा, गूगल बाबा की हेल्प लो, क्वेश्चन के आंसर आप लिख लो और उसको आप याद कर लो, ठीक है। जॉब कॉस्टिंग क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है, ये दोनों डिफरेंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा इस पर सर दर्द आपका माथा नहीं उठाना। ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन, कहाँ गया आपका, अच्छा इसके चॉइस में जो आया हुआ है मिस्टर आहूजा रन टेम्पो सर्विस दिल्ली एंड फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर व्हीकल। अच्छा ये आया हुआ क्वेश्चन जो है, अब इसका अगर क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है तो मैं इसका आंसर आपको दे देता हूँ और साथ साथ आपको समझा भी देता हूँ। तो आप ये देखोगे क्वेश्चन ए का डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये आपको गूगल से मिल जाएगा कि जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में फ़र्क क्या होता है। मैं आपको एक मोटा मोटा आपको बता दूं। जॉब कॉस्टिंग का मतलब होता है जब एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आता है कि पर्टिकुलर चीज़ पे आप उन्हें काम करना है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो होता है वो एक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, बिल्डिंग वगैरह जो आप मैन्युफैक्चर करते हो उसके रिगार्डिंग है। और जॉब कॉस्टिंग छोटा मोटा आप जो काम करते हो उसके रिगार्डिंग है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस मैंने ऊपर ऊपर बता दिया, बाकी आप इसमें देख सकते हो। इसका बी पार्ट जो है मिस्टर आहूजा रन टेम्पो सर्विस इन दिल्ली, तो ये आपका जो है कैलकुलेट कॉस्ट पर रनिंग किलोमीटर, तो इसका मतलब ये सर्विस कॉस्ट में से आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है ऑलरेडी मैंने इसका लिख रखा है, आपको मैं ये दिखा देता हूँ। ये तो देखिए इसमें लिखा है, जैसे कि इसको आपको करने का तरीका, सबसे पहले आप ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपने क्या करना है, ये एक फिक्स चार्जेस है, यानी कुछ स्टेटमेंट में आपको ये फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल्स होते हैं। तो आप देखो बुक क्या करता है, सारा खर्चा आप चाहो तो इकट्ठे दिखा दो, और अगर आप नहीं चाहते हो तो आप इसको कैटेगराइज बांट दो, दोनों आपका आंसर ठीक है। अगर आप डायरेक्ट सारे खर्चे लिख देते हो, ऊपर पर्टिकुलर लिखा अमाउंट और सारे खर्चे आपने लिख दिया, आपने कैटेगरी नहीं बनाई फिक्स और वेरिएबल, तो भी दिक्कत नहीं है।
मैंने बना दिया ताकि मैं एग्जैक्ट तरीके से कर सकूं कि एक्चुअली ये किया कैसे जाता है। तो जितने भी फिक्स चार्जेस है, जैसे कि अगर आप उसमें देखोगे कि फिक्स चार्जेस में आपके ये आपका जो है रोड लाइसेंस, ठीक है, सैलरी आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी मैंने इसमें बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें मैंने शो कर रखा है। तो देखो, लाइसेंस, सैलरी ले रखी है, ड्राइवर का वेजेस जो है वो भी लिख रखा है, गराज रेंट वो भी है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप देखो ड्राइवर की जो सैलरी यानी ड्राइवर का जो वेजेस पे कर रहे हैं वो 1 घंटे के 4,000 पे कर रहे हैं। तो भाई ड्राइवर ने कितने घंटे किए हैं इस हिसाब से आप देखो, गाड़ी चली कितनी किलोमीटर, देख ले भाई कहाँ है, कितने घंटे चली, उस हिसाब से हम जो है इसे पे करेंगे। वो ये कह रहा है पर आवर के 4 रुपये। तो भाई टोटल कितने घंटे लगे ये भी चेक कर लेते हैं। यहाँ मेंशन होगा ड्राइवर वेजेस पर आवर पर ईयर, कहाँ मेंशन है भाई, मुझे इसमें सही से दिखाई नहीं दे रहा है। गराज रेंट मेंशन है, इंश्योरेंस प्रीमियम मेंशन है, इंटरेस्ट चार्ज आपने कैसे लगाना है, जो इंटरेस्ट चार्ज है वो आपका ये जो कॉस्ट पे लगाया है, इंटरेस्ट जो निकाला है कॉस्ट ऑफ व्हीकल पे, तो 25,000 का व्हीकल था और इंटरेस्ट चार्ज जो है कॉस्ट ऑन व्हीकल पे 10% पर एनम है। तो 25,000 का 10% निकालोगे तो 2500 बनेगा, ठीक है। और ये जो 2500 आपका बना है वही आपका यहाँ पर शो हो रखा है, कहाँ गया जी, हाँ जी ये रहा 25,000 इंटू 10% 2500। वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, फ्यूल है, रिपेयर है, टायर कॉस्ट है एंड डेप्रिसिएशन है। अभी देख लेते हैं टायर कॉस्ट और ये डेप्रिसिएशन का क्या फंडा जो है यहाँ हो रखा है। देखो शॉर्ट वीडियो थी इसलिए मैं आपको इतना ज़्यादा मैं समझा नहीं सकता, आप इस चीज़ को भी देख सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो अगर हम देखें ये है आपका ये रहा फ्यूल जो आपका लग रहा है पर लीटर 1.5 रुपये लग रहा है, और 1 किलोमीटर में आप कह सकते हो कि 1 किलोमीटर रन पर लीटर 6 लीटर लगते हैं 1 किलोमीटर जाने में। अरे बाप रे। तो खर्चा कैसे निकालेंगे, 1.50 डिवाइडेड बाय 6, और कितना चला जी, 15,000 चला किलोमीटर। तो इस हिसाब से हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ शो कर रखा है, फ्यूल इक्वल्स टू 1.5 डिवाइड बाई 6 इंटू 15,3750। अब आप चाहो इसे देख लो और आप चाहो एक बार खुद सॉल्व करो, देखो कि कौन सा कॉस्ट आपका जो है आपके पल्ले नहीं पड़ा, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब क्या करें, जल्दबाजी में आपको यही मिल सकता है फ़िलहाल तो, बट मैं कोशिश करूँगा आपको अगली वीडियो में इसको सही से आपको रिप्रेजेंट कर दूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट होता है तो ये उनके लिए भी बेस्ट है जो अभी रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर जो नए नवेले हैं तो ओबियसली मुझे भी लगता है कि उनको पहले बेसिक क्लियर कर लेनी चाहिए, उसके बाद वो इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रिपेयर का यहाँ पर जैसे यहाँ पर रिपेयर मेंशन था ना, रिपेयर जो यहाँ पे मेंशन था, रिपेयर कितना है 22,500, और 22,500 यहाँ कैसे आया, वो आया आपका कहाँ है जी, रिपेयर पर किलोमीटर 1.50 पर किलोमीटर रिपेयर लगा है, और टोटल कितना चला है ये 15,000। 15,000 इंटू 1.50 आपका निकल के आ जाएगा रिपेयर। ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम भी दे रखा है, ये इसका काम हो चुका है। एस्टिमेटेड लाइफ है इतना किलोमीटर, ठीक है, 1,00,000 किलोमीटर इसका एस्टिमेटेड लाइफ है जो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे।
ओके, डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग क्या बोल रखा है? डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ बोला है क्या भाई? डेप्रिसिएशन और टोटल चला कितना? 15,000 उसमें चला, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? 15,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू में कॉस्ट कितना है? 25,000। आपका डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा, यानी 1.5 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1.50 से मल्टीप्लाई आप इसे कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने डेप्रिसिएशन निकाला। तो ये ऑलरेडी मैंने बना रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको कोई दिक्कत हो तो ओबियसली आप, ये आंसर है, आप इसका हेल्प ले सकते हो। फिर भी ना समझ में आया आप मेरे को बता देना। ये जो 3750 निकल के आया है वो इसी तरीके से जो है सॉल्व किया गया है, ठीक है। चलिए, अब ये हमारा क्वेश्चन तो हो गया है। अगला क्वेश्चन जो है ये कॉन्ट्रैक्ट का है। अब जिन बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता, खैर खैर मेरा जो ये वीडियो बनाना था इसीलिए था ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आपको करा सकूं। जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता तो पहले तो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट देख लें, उसके बाद आप जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट रखा है। पहले मैं आपको ये फॉर्मेट समझा दूँ आखिरी में ये फॉर्मेट होता है क्या है। तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जिसमें टाइप ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, एक होता है वर्क सर्टिफाइड और एक होता है वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड का मतलब है कि कितना काम आपका डन हुआ है, और अनसर्टिफाइड यानी कितना काम आपका डन नहीं है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन में दिए होंगे, वर्क सर्टिफाइड भी दिया होगा, वर्क अनसर्टिफाइड भी दिया होगा। ओके, तो चलिए अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो ऊपर हेडिंग में आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिख देना है, पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपका फॉर्मेट हुआ। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या शो होगा? अगर आप डेबिट साइड देखो तो यहाँ जो शो होने वाली चीज़ें हैं वो है, पहले कितना आपने मटेरियल कितना इशू हुआ, एंड प्लांट एंड मशीनरी आपका कितना इशू है। प्लांट एंड मशीनरी आप देखोगे कि प्लांट एंड मशीनरी साइट पे कितना आया, वो ये कितना आपका मटेरियल इशू हुआ, यानी जितना सामान आया है कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी साइट पे काम कर रहे हैं, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, जितना सामान उस साइट पे आया है वो सारी चीज़ें डेबिट साइड हो जाएंगी। P&L डेबिट, मटेरियल इशू डेबिट, जितने भी खर्चे हैं उन सभी को डेबिट साइड लिखना है। हायर चार्जेस डेबिट, सब कॉन्ट्रैक्ट वर्क जो है जिसमें अगर हो तो लेना। अब ऑफिस एक्सपेंस है, अगर इस पर आउटस्टैंडिंग है और आउटस्टैंडिंग ऐड कर देना, और प्रीपेड जो है वो लेस कर देना, यानी आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। ये हम फाइनेंशियल में भी सीखते थे कि आउटस्टैंडिंग प्लस करते थे और प्रीपेड जो है वो लेस करते थे। क्रेडिट साइड क्या आएगा? क्रेडिट साइड आएगा वर्क इन प्रोग्रेस, यानी WIP, उसी के अंदर कितना काम डन हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, कितना अनसर्टिफाइड है ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। इन दोनों को जोड़ के आपने अमाउंट लिख देना है। उसके बाद अगर साइट से प्लांट या मटेरियल लॉस्ट हो चुका है, यानी कह सकते हैं ना चोरी वोरी हो गया या ख़राब हो गया, चला गया, लॉस्ट हो गया, तो वो क्रेडिट साइड आएगा। अगर आपने कोई भी प्लांट को बेच के सेल किया है तो वो भी आप क्रेडिट साइड लिखेंगे। और उस सेल से अगर लॉस हुआ है तो क्रेडिट साइड, यानी प्लांट को बेचने से अगर लॉस हुआ है तो क्रेडिट, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट। उसके बाद अगर हम प्लांट को रिटर्न कर रहे हैं टू स्टोर, यानी स्टोर से साइट पे आया, अब साइट पे काम होने के बाद स्टोर में जाएंगे, तो अगर स्टोर में भेज रहे हैं तो याद रखना डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही स्टोर में भेजना, क्योंकि हमने जब मशीन को यहाँ लाया तो ओबियसली यूज़ किया, और यूज़ करने में कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ तो डिफ़ॉल्ट होगा जिसकी वजह से उसमें डेप्रिसिएशन लगेगा। तो इसका मतलब है अगर कोई भी प्लांट अगर हम वापस रिटर्न कर रहे हैं स्टोर में तो याद रखना डेप्रिसिएशन लगाने के बाद ही आप उसे रिटर्न करना। उसके बाद बात करते हैं बाय मटेरियल रिटर्न। आपने कितना मटेरियल रिटर्न किया वो यहाँ पर है, ठीक है, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। उसके बाद ये प्लांट को रिटर्न कर दिया स्टोर में, मटेरियल को रिटर्न कर दिया। अब अगला है प्लांट इन हैंड, एंड में हमारे पास कितना मशीन बचा, यानी प्लांट बचा कह सकते हैं।
आफ्टर डेप्रिसिएशन याद रखना, यानी इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके वैल्यू लिखना है। जैसे सपोज करो यहाँ पर इशू करते समय 1 लाख था और 10% डेप्रिसिएशन लगाना, तो 1 लाख का 10% 10,000 होता है, तो यहाँ पर हम 90,000 लिखेंगे 10,000 माइनस करने के बाद, यानी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद यहाँ लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है बाय मटेरियल इन हैंड, यानी एंड में आपके पास कितना मटेरियल बचा, प्लांट एंड मटेरियल कितना आपका बचा, ट्रांसफ़र टू अदर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये तो चलिए बात की बात है अदर कॉन्ट्रैक्ट में। अब बात करते हैं, इधर का ज़्यादा होगा इधर का कम होगा, तो हम इसे लिखेंगे, पहले सरप्लस लिखना चाहो डायरेक्ट आप अमाउंट लिख दो जो भी इधर का है, और फिर हम इसके दो कैटेगरी बनाते हैं, कितना आपने पीएनएल में रखना और कितना आपने वर्क इन प्रोग्रेस यानी रिजर्व करके रखना है। ठीक है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला ये है कि अगर आपका काम जो है 50% डन है, ठीक है, 50% से ज़्यादा है या 50% तक है, तो आपको 2/3 लेना है। इसके लिए भी प्रोसेस होता है कि कब आपने 1/3 लेना है, कब आपका 2/3 लेना है। ठीक है, और कितना 100% लेना है, इसकी भी कैटेगरीज होती है, तो उस हिसाब से देख सकते हैं। तो उसके हिसाब से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना पीएनएल में जाएगा, कितना वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, ये टोटल करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा जो इसमें दिया हुआ है, देन उसके बाद बात करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट है और ये आपका बैलेंस शीट है। जो अभी आपके इसमें जो पूछा गया है बैलेंस शीट पूछा गया है, इसीलिए मैं बैलेंस शीट भी समझा देता हूँ। जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो किधर की साइड आएगा, लाइबिलिटी साइड आएगी। लाइबिलिटी है, ये एसेट है, और इधर जो आपका ये निकल के आया था पीएनएल, ये आपका इधर की साइड आ जाएगा। ठीक है, और एसेट साइड आएगा वर्क इन प्रोग्रेस, कितना वर्क सर्टिफाइड था, अंदर ही अमाउंट लिखना बाहर मत लिखना, और कितना अनसर्टिफाइड था, दोनों को जोड़ा, उसमें से रिजर्व को माइनस करना है। कौन सा वाला रिजर्व सर, ये वाला रिजर्व, वर्क इन प्रोग्रेस वाला रिजर्व, ये इसमें से माइनस कर देना। और माइनस करना एडवांस, एडवांस मतलब वही जो कैश आपको मिला था, कितना % आपका काम डन था उसके हिसाब से आपको कैश मिला था, वो इसमें से माइनस करना। तो आप चाहे एडवांस लिखो या कैश लिखो, इसमें से माइनस कर देना, जो अमाउंट निकल के आएगा वो आपका आंसर होगा। उसके बाद कितना आपका प्लांट इन हैंड एंड में बचा, कितना आपका प्लांट इन स्टोर में बचा, कितना आपका प्लांट क्या मटेरियल इन हैंड बचा, और कितना आपने मटेरियल इन स्टोर में पहुंचाया। और प्रीपेड जो होता है आपका एसेट होता है, इसलिए एसेट साइड। अच्छा, ये मैच नहीं करेगा याद रखना, क्योंकि कुछ कुछ अमाउंट इसमें अभी भी डलने बाकी है, सिर्फ आपको शो करने के लिए बोलेगा, प्रिपेयर नहीं। तो फ़र्क होता है शो और प्रिपेयर में, तो कंफ्यूज ना हो। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने कि द फर्म undertook contract for the construction of large shopping complex, the construction on April 2021, the following data are available, this material issue at to site ये है, आर्टिस्ट कॉस्ट जो है वो ये है, डायरेक्ट वेजेस, मटेरियल रिटर्न टू साइड। अब देखो ये जितने भी हैं ये खर्चे हैं, ये डेबिट साइड आ जाएंगे, ये भी डेबिट आ जाएगा, ये भी डेबिट आ जाएगा। ये मटेरियल रिटर्न कर रहे हैं, अभी हमने फॉर्मेट में देखा था, जब भी हम रिटर्न करेंगे क्रेडिट साइड लिखेंगे, ये खर्चा है डेबिट साइड लिखेंगे, ये भी खर्चा है डेबिट साइड लिखेंगे। साइट ऑफिस कॉस्ट ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है डेबिट साइड लिखेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस भी खर्चा है, डेबिट साइड लिखेंगे। ये वर्क सर्टिफाइड ये आपका क्रेडिट साइड आएगा, और अनसर्टिफाइड ये भी आपके इसके साथ जुड़ जाएगा, इस अमाउंट के साथ ये अमाउंट जोड़ करके लिखेंगे। आपको एडवांस रिसीव हुआ है 1,79,20,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 4 करोड़। ठीक है, ओके। तो अब आप इसका आंसर अगर देखना चाहो तो आप इसका आंसर देख सकते हो। ये मैंने इसका जो है आंसर सॉल्व किया है। जितना मटेरियल था आपका, ये मटेरियल जो क्वेश्चन में दिया था ये मटेरियल है इतना। उसके बाद ये कॉस्ट है, वेजेस देखेंगे कि 44,80,000 और 3,20,000 का आउटस्टैंडिंग है। अगर आप देखो ये आउटस्टैंडिंग आपका दिया हुआ है, ये नीचे आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, अगर आप देखो ये रहा कि वेजेस ड्यू एंड पेबल अभी तक पे नहीं हुआ है 3,20,000। तो यही 3,20,000 जो है मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। तो इसमें 44 लाख में ये ऐड कर दिया, 48 लाख हो गया। टूल्स हायर वाला एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है आपका, ये भी एक्सपेंस है, साइट कॉस्ट भी है, ये
भी आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से, ठीक है। और ये कुछ है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी आपका हो गया, ये भी आपका हो गया, एंड क्रेन वाला भी। अच्छा, क्रेन क्या है? क्रेन एक एसेट है, और ये कहाँ शो रखा है अगर आप देखो, वो प्लांट की तरह ही इसे यूज़ करना है, क्योंकि हमने क्रेन यूज़ किया है, एक प्लांट कह सकते हैं, मशीनरी यूज़ की है हमने। तो क्रेन हमने जो यूज़ किया है वो यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। फर्म क्रेन ओरिजिनल कॉस्ट 1,20,00,000। 120 लाख का मतलब यही होता है, 1,20,00,000। तो इसके का क्रेन साइड पे आया है तो ये डेबिट साइड आ जाएगा, और इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड लाइफ है 20। तो अगर आप देखो 5 ईयर एक्सपेक्टेड लाइफ है, ठीक है, और उसके बाद ये 20 लाख में बिक सकती है। रिसाइडल वैल्यू जिसे हम कहते हैं वो ये है। तो हमने स्ट्रेट लाइन का मेथड का फॉर्मूला जो हमें याद है वो ये है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। कॉस्ट है आपका 1,20 डिवाइडेड बाय 5, और स्क्रैप वैल्यू है, यानी 1,20 में से 20 माइनस कर देंगे, 1 करोड़। 1 करोड़ को अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 20 लाख। तो आपका ये जो है, यहाँ जो मैंने लिखा है, क्योंकि फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो मशीन इन हैंड लिखेंगे वो डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद लिखेंगे। 1,20,00,000 की मशीन थी, 20, ये मैंने यहाँ देखो डेप्रीशिएशन निकाल रखा है, ये 1,20 माइनस 20 डिवाइड बाय 5, यानी एस्टिमेटेड लाइफ 20 लाख का आपका डेप्रीशिएशन आ गया। और इस 20 लाख को मैंने इसमें माइनस कर दिया, तो आपका मशीन इन हैंड ये आ गया। मटेरियल इन हैंड ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने कहीं से नहीं लिया, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन में मेंशन है। एंड में अगर आप देखो कि जहाँ ये था, ये रहा मटेरियल एस्टिमेटेड 31 मार्च की वैल्यू दे रखी है, तो ये क्लोजिंग है, और क्लोजिंग हमारा क्रेडिट साइड आता है, तो ये आपका क्रेडिट साइड आ गया। आपने क्या करना है, इसको टोटल करेंगे तो आपका आएगा 3,35,60,000, और इसमें से ये डेबिट की जितने एलिमेंट माइनस करेंगे आपका आ जाएगा 24,90,400, ये अमाउंट आपका आएगा। माइनस करके चेक कर लेना। उसके बाद इसको 2 भागों में बांटना है। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपका काम 50% से ज़्यादा डन है तो वहाँ पे 2/3 लगता है। तो 2/3 इंटू में जितना आपका प्रॉफिट था, जो आपका निकल के आया है सरप्लस, वो इंटू में जितना कैश रिसीव हुआ उसे हम ऊपर लिखते हैं, और जितना आपका वर्क सर्टिफाइड हुआ वो हम नीचे लिखते हैं, और इसे हम कट पीट करेंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा 13,28,230। तो ये आपका PNL आया, यानी इतना हमें प्रॉफिट हुआ है। बाकी का जो है हमने वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है, क्योंकि काम हमारा पूरा डन नहीं है, इसलिए वर्क इन प्रोग्रेस में भेज दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो मैंने अभी आपको समझाया है एक बार और वीडियो देख लेना, आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। दूसरा, इसमें बैलेंस शीट बनाना है, तो देखो बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना, जो सरप्लस निकल के आया था आपका, कहाँ निकल के आया है भाई, यहाँ निकल के आया है, ये रहा, ये 13,28,000, वो आपने जो है यहाँ लिख देना है। और आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,20,000 का था, ये लाइबिलिटी होती है आउटस्टैंडिंग, तो लाइबिलिटी साइड। वर्क इन प्रोग्रेस टोटल, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों को जोड़ लेना है। जैसे ये दोनों जो मैंने जोड़े थे, आपको दिखा देता हूँ मैं, ये दोनों को जोड़ के ही लिखा था मैंने, 2,24,00,000 और 1,60,000 को जोड़ेंगे तो दोनों जोड़कर जो अमाउंट आया है वो आया है 2,25,60,000। इसमें से जितना रिज़र्व हमने वर्क इन प्रोग्रेस में भेजा था वो माइनस कर देंगे, कैश, जैसे मैंने अभी बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया था, और जितना कैश एडवांस में मिला है वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, 1,79,00,000 दैन 20,000। तो ये आपका अमाउंट आएगा ये। और फिर मटेरियल इन हैंड 1 करोड़ था, स्टॉक है आपका 7 लाख। ये बराबर नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ हमें शो करने के लिए बोला एक्सट्रैक्ट, तो ये आपको यहाँ तक ही आपका अकाउंट कंप्लीट करना है। तो ये क्वेश्चन जो था आया हुआ था, इसलिए मैंने आपको जो है करा दिया है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो यही एक क्वेश्चन जो था आपका कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आया हुआ था, और 3 चीज़ पूछी गई थी, प्रॉफिट टू बी लॉस एंड अकाउंट कितना आ जाएगा, मैंने प्रॉफिट भी निकाल के आपको बता दिया जो आपका आया हुआ है, और प्लस साथ साथ बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला था।
तो मैंने बैलेंस शीट भी आपका बना दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था जी? ये क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट था, जो कि चॉइसेबल आया हुआ था। किसके चॉइस में आया हुआ था? इसकी चॉइस में। और ये भी मैंने आपको बता दिया है, यानी फिफ्थ क्वेश्चन मैंने आपका पूरा कंप्लीट करा दिया। अब अगली वीडियो, क्योंकि ये वीडियो 40 मिनट की हो गई है, बहुत है, तो आप बस इतना ही आज की वीडियो में होगा। अगली क्लास में मैं इसके आगे के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, ठीक है, आवर्स वाले। और जो क्वेश्चन मैंने ऊपर छोड़ दिए, और आया आपको मैंने बोला है कि आप असाइनमेंट 2021 का चेक कर लें, उसमें आपको रिकन्सलेशन वाला मिल जाएगा जो उसमें था, तो इसलिए आप एक बार उसे देख लेना। ये भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, लेकिन टाइम की वजह से मैं आपको दिखा नहीं रहा। आपको मैं दूसरी वीडियो में दिखा दूंगा अगर आपका रिस्पांस अच्छा खासा हुआ, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, और आप अपनी तैयारी करते रहिए। आप इस क्वेश्चन पेपर के सहारे अगर रहना चाहते हो तो भाई ये तो एक जुआ खेलने वाली बात हुई है कि आप एक रिस्क ले रहे हैं। आप और भी आपने जो पढ़े हैं, जो पहले से रिवाइज़ करें, उनके लिए तो भाई मैं यही कहूँगा कि आप वो भी रिवाइज़ कर लो और ये भी कर लो, ठीक है ना। क्योंकि आपने पहले का जो रिवाइज़ किया उसको मत छोड़ना इसके भरोसे। हमारे पास एक दिन और है, उसके अगले दिन भी हमारे पास थोड़ा सा टाइम और है। तो कल एक और वीडियो इसकी बना दूंगा मैं, पार्ट 2 के करके, कि जो क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए हैं वो मैं उसमें ले लूँगा, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले चैनल क्वेश्चंस वगैरह लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।